स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना एडमिशन नहीं होगा। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो किन के लिए मतलब बेनिफिशियर है, तो सबके लिए हैं जो जामिया में एडमिशन लेने जा रहे हैं। जामिया में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट सबके पास होने चाहिए। देखिए, पहले नंबर पर एडमिट कार्ड, जो कि कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है, हालांकि इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन एंटी रैगिंग हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, वो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है इसके बारे में। कहाँ से बनवाने, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोनों के दोनों आपको जामिया की साइट पर मिल जाएगा। JMICOE, मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, आप स्मॉल किसी से करके आप डाउनलोड कर सकते हैं .in। ठीक है, JMICOE.in पर जाइए, आप लॉगिन कराइए। लॉगिन कराने के बाद आप दोनों वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपका मैंडेटरी है वो आपका है, जैसे आप B.Ed के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, अगर DLED के लिए जा रहे हैं तो 12th का मार्कशीट कंपलसरी है, बिना इसके एडमिशन नहीं होगा। इन केस अगर आपने एग्ज़ाम दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो उस केस में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से। ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि बिना प्रोविजनल के वो एडमिशन नहीं देंगे। बिना प्रोविजनल को एडमिशन नहीं देंगे, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर इन केस आपका रिजल्ट नहीं आया है तो, अगर आ गया है तो आपको जमा करनी पड़ेगी। और ये सब डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल सबमिट होंगे, और 1 महीने के बाद आप उसे विड्रॉ कर सकते हो। 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ आप इसे विड्रॉ कर सकते हो, उसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2-3 चीज़ें हो गई जो कंपलसरी है। और कुछ ऐसा देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं स्पेशल में, और स्पेशल में ले चुके हैं। अब स्पेशल को इनका जनरल में भी हुआ है, लेकिन ये जनरल में एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। एक सीट यहाँ से आपकी फारिग खाली हो गई, और बाकी जितने भी सीटें हैं मैं 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा कितनी सीटें खाली हो रही है, मतलब सेकेंड लिस्ट में कितने लोग का क्लियर होगा। तो इन्होंने क्या किया था, एक साथ ही मतलब जो फाइनल ईयर का था मार्कशीट उसी को सबमिट कर दिया, उसी से इनका काम हो गया और उसी से इनका एडमिशन हो गया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मेंशन है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सभी मेंशन है। तो अगर आपके भी रिजल्ट में इंडिविजुअल सभी कोर्स के नाम, खाली मार्क्स नहीं, मार्क्स अगर होगा तो उस केस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर सब अलग अलग इंडिविजुअल आपको सबमिट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि जामिया में होता है। जामिया से अगर आप पास आउट है तो फाइनल ईयर में बस मार्क्स होता है कि आपने फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स है, सेकेंड ईयर में इतने मार्क्स है। उसमें कोर्स मेंशन नहीं होता, कोर्स का नाम मेंशन नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में मेंशन है। तो अगर सब्जेक्ट मेंशन है तो आपका फाइनल सेमेस्टर से ही काम, फाइनल ईयर वाले रिजल्ट से ही काम चल जाएगा। अगर मेंशन नहीं है कोर्स नेम, तो उस केस में आपको सभी सेमेस्टर का मार्कशीट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा मैंडेटरी, सॉरी चौथा मैंडेटरी हो गया। अब आते 5वें की तरफ। देखिए 5वें में आपका 12th का मार्कशीट कंपलसरी है, 12th का मार्कशीट जमा होगा। 12th के मार्कशीट पर वो देखते हैं कि आपने कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट पढ़े हैं और आप ग्रेजुएशन में कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट आप लिए हैं। ठीक है, ये जरूरी है, ये भी जरूरी है। उसके बाद आपका आएगा 4th नंबर पर, 6th नंबर पर आपका आएगा 10th का मार्कशीट। ये 10th का मार्कशीट है। 10th का मार्कशीट भी कंपलसरी है, क्योंकि इसमें मीडियम चेक करेंगे कि आपने हिंदी, इंग्लिश या फिर जिस मीडियम से अप्लाई किया, क्या वो पेपर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए 10th का मार्कशीट। अब प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी चेक करने के लिए मांगते हैं। तो ये हो गया आपका 5th। उसके बाद आपका देखिए, इन्होंने वोटर आईडी सबमिट किया है। आप वोटर आईडी के प्लेस पर आप आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हो, अगर आपके पास आधार कार्ड है। कोई सा भी एक आपको जिसमें आपका प्लेस मेंशन हो, वो आप सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने आधार कार्ड भी मेंशन किया है और वोटर आईडी भी मेंशन किया है। तो अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज एक से भी काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको आधार देना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद इन्होंने ये आपका OBC सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का। और फिर उसके बाद ये OBC सर्टिफिकेट है, ये शायद आई थिंक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, तो इनकम सर्टिफिकेट होगा। और ये आपका मतलब क्या नाम है, OBC सर्टिफिकेट है। देखिए, ये किनको जमा करनी है, ये उनको जमा करना है जिनका एडमिशन OBC रिजर्वेशन के थ्रू हुआ है। जिसका एडमिशन OBC रिजर्वेशन के थ्रू हुआ है उसको OBC सर्टिफिकेट जमा करनी पड़ेगी, कंपलसरी हो जाता है उनके लिए। अब मान लेते हैं कि कैंडिडेट है जो कि है OBC लेकिन उनका सिलेक्शन जनरल के थ्रू हुआ है, तो उस केस में चाहे तो ये जमा करे, चाहे तो ना जमा करे, चाहे तो ये
न जमा करें, उस केस में ऑप्शनल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल में सब भी देखा जाता है, तो आप जमा कर दीजिएगा। अगर आप ओबीसी है तो जमा कर दीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। हालांकि अगर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका एडमिशन जनरल के थ्रू है तो आपको कोई सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका। और इसके बाद देखिए इन्होंने प्रोविजनल भी सबमिट कर दिया। हालांकि प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं थी इनके लिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी फाइनल ईयर का मार्कशीट सबमिट कर दिया था। आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट। आप ये कहीं से भी बनवा सकते हो, बस कोशिश कीजिएगा कि जहाँ से बनवा रहे हैं वहाँ पे जो डॉक्टर बैठता है वो एमबीबीएस है कि नहीं है। अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो ही वो लेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं के भी हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हो। वहाँ के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस ही होते हैं, तो एप्लीकेबल है, वो चल जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए इन्होंने पैथ लैब से बनवाया तो किसी भी पैथ लैब से आप भी बनवा सकते हो, ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। फिर उसके बाद देखिए गैप, अगर आपका गैप है, अब गैप इन द सेंस कैसे आपको मालूम चलेगा कि सर मेरा गैप है कि नहीं है। देखिए जो आप लास्ट जो भी आपने कोर्स किया है, चाहे आप बैचलर की हो चाहे आप मास्टर की हो, अगर 2024 आप मेंशन है रिजल्ट डेट जो है 2024 मेंशन है, तो उस केस में आपको कोई गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, भले वो जनवरी का क्यों ना हो, भले वो मान लेते कि 20 जन 2024 का है, उस केस में आपको कोई गैप सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 2023 का है, 2023 मेंशन है, तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक है वो आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कहाँ तक, क्योंकि देखिए इसका एडमिशन कहाँ हो रहा है, अगर हम एडमिशन की बात करें तो इसका एडमिशन हो रहा है आपका अगस्त में, तो अगस्त तक की गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा कि अगस्त तक आप सिर्फ प्रिपरेशन की है। और मेंशन कर दिया कि भाई हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे कि शायद इनमें किया गया होगा। कहाँ गया, अच्छा ठीक है, इसमें मेंशन अच्छा किया गया, हाँ यहाँ लिया, देखिए यहाँ किया गया है, मेंशन किया गया है, सब में मेंशन, जितने भी गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं ना तो सब यही मेंशन करते हैं। तो आप बोल दे भाई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बस इतना आपको करना है। तो ये हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद देखिए एंटी रैगिंग आपको दो बनवानी, एक अपने नाम से, एक अपने पेरेंट्स के नाम से, एक अपने नाम से और एक अपने पेरेंट्स के नाम से, जो गार्जियन है, चाहे मदर के नाम से बना लीजिए या फिर फादर के नाम से बना लीजिए, तो ये आपका गैप सर्टिफिकेट हो जाएगा। गैप सर्टिफिकेट, सॉरी गैप बोल रहा हूँ, एंटी रैगिंग। अब कुछ नहीं करना है, जो जामिया ने प्रोस्पेक्ट जो रिजल्ट में जो साइट दिया उस साइट पर जाइए, एंटी रैगिंग वाले साइट पर जाइए, आप खुद से कर सकते हैं, इसको नोटरी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नोटरी सिर्फ आप गैप सर्टिफिकेट बनवाएगा, ठीक है, एंटी रैगिंग मत बनवाएगा, क्योंकि एंटी रैगिंग बनवाएंगे वहाँ से पैसे लग जाएगा आपको, और यहाँ से आपका फ्री में बन जा रहा है। तो ये आपका हो गया, ये आपके नाम से रहेगा। और सेकेंड थिंग आपके पेरेंट्स के नाम से रहेगा, ठीक है, पेरेंट्स के नाम से एंटी रैगिंग वाला रहने वाला है। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका माइग्रेशन भी ज़रूरी है, हालांकि एग्ज़ाम के वक्त नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बाद में भी इसे सबमिट कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि जब तक आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करोगे तब तक वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे, जो कि अगले साल एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होगा फर्स्ट ईयर का, तो एडमिट कार्ड तब तक आपको नहीं देंगे जब तक आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर देंगे। तो इसका मतलब काफ़ी लंबा टाइम देते हैं, 2-3 महीने का भी दे सकते हैं, साल भर का भी टाइम दे सकते हैं, तो इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। होता यह है कि जब तक आप नहीं सबमिट करोगे तब तक आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। बाकी कहीं जल्दी स्ट्रिक्ट करके बहुत पहले ही मांग लेते हैं, 1-2 महीने के अंदर ही वो जमा करने के लिए बोल देते हैं। तो गैप क्या नाम है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिख रहा है इनका। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ उनके बारे में। अब देखिए हमारे कुछ यूज़र्स हैं, हमारे ग्रुप के मेंबर हैं जिनका सिलेक्शन इस बार हुआ है, अच्छे खासे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 52 लोगों का इस बार हुआ है, 52 लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ है, जनरल, स्पेशल, नर्सरी और डीएलएड मिलाकर। बहुत सारे लोगों का नाम इसमें आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने उतने ही मेंशन किया था, इसका पोस्टर बना दिया था। अब फोटो भी कुछ गिने चुने लोग का ही दिखाई दे रहा है क्योंकि जगह ही नहीं बचा है। अब ये है आपका जनरल, अब बीएड जनरल की लिस्ट देख सकते हैं। हमारे ग्रुप से सभी मेंबर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, सभी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ
पर जो है स्पेशल का है, स्पेशल में भी 2 लोग का मिसिंग, यहाँ पर 2 लोग का नाम नहीं लिख पाया हूँ, बाद में उन्होंने डेटा दिया था, तब तक ये बन के तैयार हो गया था। फिर नर्सरी में 2 लोग का हुआ है और डीएलएड में भी 2 लोग का हुआ है, मतलब 2 लोग और हैं जिनका मैं यहाँ पर फीड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब पोस्टर बना देते उसके बाद इन्होंने अपना नाम और फोटो दिया था, तो इसलिए बहुत कम लोग के फोटो भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन इन्हें। देखिए अभी आपने सिर्फ एक स्टेज पर, मतलब एक स्टेज क्लियर किया है, अभी आपको आगे बहुत सारे ऐसे स्टेज क्लियर करने हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका जामिया में सिलेक्शन हो गया तो आप कामयाब हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड आपका जो एम होना चाहिए वो सीटेट होना चाहिए, सीटेट, क्योंकि बिना सीटेट के आपका बीएड एक तरीके से व्यर्थ है। सीटेट पर फोकस होना चाहिए और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते उस स्टेट का टेट होना चाहिए, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बीएड करना, आप बीएड इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छी जॉब, मतलब टीचर बन सके, गवर्नमेंट टीचर बन सके। प्राइवेट में हालांकि पैसे बहुत कम देते हैं और खटाते बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी लोग का चाह ये होता है कि भाई हम गवर्नमेंट टीचर बने, तो उसके लिए सीटेट कंपलसरी है, सीटेट कंपलसरी है। और जैसे कई बहुत सारे स्टेट में अब खुद का टेट मांगते हैं, तो खुद जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप टेट का पेपर डाउनलोड करके देखिए कि क्या लेवल है क्या नहीं। हालांकि दोनों का लगभग मान के चलिए 70 से 80%, 70 से 80% सेम ही होता है, 70 से 80%। तो अगर आप अच्छे से सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप उस स्टेट के भी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसकी भी तैयारी हम करवाएंगे बहुत जल्द, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी भी तैयारी करवाना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद आपका मोटिव होना चाहिए कि जो भी पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा है उसका पेपर क्या है, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, हम अभी से लग जाए। देखिए बीएड में एडमिशन हो गया तो किसी न किसी तरीके से पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे। अब ज़्यादा पढ़ो चाहे कम पढ़ो, पास तो हो ही जाओगे। मेन मोटिव आपका टेट पर होना चाहिए और कोशिश ये कीजिए कि बीएड में एटलीस्ट 60% आ जाए, बस ज़्यादा हमें नहीं लाना है, हमें टॉप नहीं करना है, 100% नहीं लाना है। हमारा मोटिव होना चाहिए किसी तरीके से हम 60% इसको मेंटेन करके रखें और साइड में हम किसकी तैयारी करेंगे, टेट की तैयारी करेंगे, टेट की तैयारी करेंगे, अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे। अगर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल है तो टीजीटी के लिए तैयारी कीजिए, अगर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो पीजीटी की तैयारी कीजिए, आप जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए तैयारी करो। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो डीएलएड के केस में आप पीआरटी भर सकते हो और फिर उसका जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब कुछ कोर्सेज है जो कि जामिया बीएड के बाद होता है, बीएड हम इसीलिए करते ही हैं। तो देखिए बीएड में एडमिशन तो हो गया है, अब बस इसको मेंटेन करके रखना है, किसी तरीके से 60% हो जाए, बस उससे ज़्यादा हमें, मतलब आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए वो 60% पर ही होना चाहिए। और साइड में अभी से ही हमें तैयारी करना है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। एंड देखिए इंट्रेंस निकालना जामिया का थोड़ा सा आसान है, जब आप जॉब लेना मुश्किल है, जॉब लेना मुश्किल है क्योंकि जॉब लेने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों, अच्छे लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। कुछ लोग जामिया से अच्छी जगह से पढ़ के आए होते हैं, मतलब ये नहीं कर रहा हूँ कि जामिया ख़राब है, लेकिन कहने का सेंस ये है कि आप एक सीट के लिए कम से कम तो 2000-3000 लोग होते हैं, एक सीट के लिए कम से कम 2000-3000 लोग फाइट करते हैं। तो सोचिए आप कहाँ, मतलब आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी टीचिंग का जो पोस्ट है बहुत कम आ रहा है, पता नहीं क्यों सरकार ने इतना कम कर दिया। हालांकि हर जगह वैकेंसी है, हर जगह वैकेंसी खाली है, लेकिन पोस्ट निकल ही नहीं रहा है। जिस दिन पोस्ट निकल जाए तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं सबका रोजगार लग जाए। उनमें से मैं भी हूँ, मेरा भी जॉब नहीं लगा है, मैं भी रोजगार हो जाऊँगा। लेकिन कहने का है कि आप तैयारी करते रहिए, जब आए मौका मिले और उस मौके पर आप चौका मार दीजिए। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर देखिए अभी शुरू से स्टार्ट किया, लाइक करने के लिए नहीं बोला, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला। जो अभी तक अगर टिका हो तो ज़रूर लाइक करके जाएगा, सब्सक्राइब करके चैनल जाएगा, पहली बार अगर विजिट करा है तो सब्सक्राइब करके जाएगा। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी मैंने अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।